प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कोरोना कुछ मुल्कों में तो सूरत हाल बेहतर हुई है, जैसे पाकिस्तान भी खुशकिस्मती से उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर काफ़ी हद तक कोरोना पे काबू पाया गया है, लेकिन कई ममालिक ऐसे हैं जो अभी भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसमें पहली लहर आई और उसके बाद कुछ सूरत हाल बेहतर हुई और फिर दूसरी लहर वहाँ पर आ गई है। कनाडा भी उन्हीं ममालिक में से एक है जिसमें अब कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और इसका बाकायदा ऐलान किया गया है। कौम से ख़िताब करते हुए कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात का ऐलान किया कि दूसरी लहर का सामना है कनाडा को, और ज़ाहिर है उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर चैलेंजेस भी हैं। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि इस वक्त कोरोना की कनाडा में सूरत हाल क्या है, अमेरिका में सूरत हाल क्या है, और वहाँ पर मौजूद जो पाकिस्तानी हैं ख़ास तौर पर वो किस हाल में हैं, कारोबार कितना मुतासर हुआ है, हुकूमतें क्या किरदार अदा कर रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं करवाता हूँ। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के साथ आपका ताल्लुक़ है, सेक्रेटरी OIC अमेरिका में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। फ़याज़ वलाना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और आदिल इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप बिज़नेसमैन हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा। और फ़याज़ वलाना साहब, आपसे मैं शुरू करते हुए, इस वक्त कनाडा में क्या सूरत हाल है और जो दूसरी लहर वहाँ पर आई है क्या वो पहली लहर के मुकाबले में कमज़ोर है, वैसी ही है, और ये दूसरी लहर आने की वजह क्या है? क्या वहाँ पर जो एहतियाती तदाबीर हैं वो लोगों ने छोड़ दी हैं, उसकी ख़ास वजह है कोई जिसकी वजह से दूसरी लहर आई? बहुत शुक्रिया असद साहब प्रोग्राम में लेने का। ये जो दूसरी लहर की आप बात कर रहे हैं ना, कनाडा बेसिकली बड़ा केयरफुल कंट्री है और गवर्नमेंट अपने लोगों की केयर भी बहुत करती है। आप अगर नंबर्स पे देखें तो इंटरनेशनली नंबर्स जो हैं वो तो 9,90,000 तकरीबन हो चुके हैं, डेथ्स हो चुकी हैं, 3.25 करोड़ केसेस हैं, और कनाडा में इस वक्त तक 1.5 लाख केसेस सिर्फ हुए हैं जी, और उनमें से 9,250 लोगों की डेथ हुई है जी। और जो आपका चार्ट है इंटरनेशनल नंबर ऑफ केसेस में, तो कनाडा इस वक्त 26वें नंबर पे है नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से। तो हमारे इस वक्त गुज़श्ता 24 घंटे में 409 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब 409 केसेस इन 24 आवर्स इन कनाडा वाइड कंट्री इज नॉट अ बिग नंबर, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत केयरफुल है इस हवाले से। आप देखें डाउन द बॉर्डर, हम अमेरिका को डाउन द बॉर्डर के साउथ ऑफ द बॉर्डर कहते हैं, हमारे साउथ में है अमेरिका, उनकी नंबर ऑफ डेथ जो है वो आप देखें 2,08,000 लोग अब तक उनकी डेथ हो चुकी है और 72 लाख केसेज हैं। उनके 72 लाख केसेज हैं, हमारे 1.5 लाख केसेज हैं। अगर हमारी कनाडा की गवर्नमेंट ने लोगों के बारे में कुछ केयर की है तो तब ही हमने इसको जो है वो पहले भी हम रोक पाए थे। अब दोबारा 400 केसेज पर डे जो अभी आए हैं, और इसको गवर्नमेंट ने सेकंड वेव कहा है और सेकंड वेव एक्सपेक्ट कर रही थी पूरी दुनिया। हमारे गवर्नमेंट ज्यादा केयरफुल है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है। अब इसमें आप कह रहे हैं कि केयरलेसनेस क्या हुई है। फॉर एग्जांपल हमारे जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आ रहे थे वो केयर नहीं कर रहे थे। गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट्स आई हैं कि लोग एयरपोर्ट पे आते थे और वहां उन्हें एक फॉर्म दिया जाता था, वो फॉर्म फिल करते थे और कहते थे कि वी आर गोइंग टू क्वारंटाइन और सेल्फ फॉर 14 डेज, साइन करके आते थे। लेकिन लोग बाहर मालों में शॉपिंग कर रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर्स पे फिर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, लोग उन्हें मिलने आ रहे हैं, वो दावतें खा रहे हैं। इस तरह के केसेस पकड़े गए हैं। एक तो ये इंटरनेशनल ट्रैवलर्स केयर नहीं कर रहे थे, दूसरा यहाँ लोगों ने पार्टियां शुरू कर दी, बैक यार्ड पार्टियां करनी शुरू कर दी। और अब गवर्नमेंट ने ये किया है यहाँ कि अगर आप लोग 10 से ज्यादा लोग इंडोर और 25 से ज्यादा आउटडोर अगर कहीं इकट्ठे होंगे, बल्कि उसे 20 पे लेके आ रहे हैं, तो आपको $10,000 फाइन होता है, और गवर्नमेंट ने फाइन करने शुरू कर दिए हैं। और जो वहाँ इनविटेशन पे जाएगा, जो दावत उड़ाने जाएगा, उसको $880 पर पर्सन फाइन होता है, टिकट मिलता है, और लोग गवर्नमेंट ने देने शुरू कर दिए हैं। तो ये लोगों की केयरलेसनेस की वजह से केसेस दोबारा आना शुरू हुए हैं। हालांकि अमेरिका कनाडा का बॉर्डर अभी भी बंद है, नॉन एसेंशियल ट्रैवलर्स के लिए अभी भी बंद है और शायद 26 नवंबर तक बंद रहेगा। अब गवर्नमेंट यहाँ ये भी सोच रही है कि ये जो रेस्टोरेंट्स हमारे खुलना शुरू हो गए थे और लेट नाइट खुले 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, गवर्नमेंट सोच रही है कि उनको बाउंड करें कि वो रात 9-10 बजे के बाद रेस्टोरेंट सारे बंद हो जाएं।
बिल्कुल सही है। तो पर्सपेक्टिव की देखने की बात है, पाकिस्तान में केसेस 400-500 डेली आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में ये ऐलान हो गया कि जी ख़त्म हो गया है जी कोरोना, पाकिस्तान में पाकिस्तान की कोरोना से जान छूट गई है, कंट्रोल में आ गया जी मुकम्मल तौर पे। और वहाँ पर 400-500 आ रहे हैं, तो 400 केसेस आ रहे हैं, तो उसको सेकंड वेव करार दे दिया गया है। तो ये देखने और सोचने की बात है, और उसको क्या आप गवर्नमेंट आपकी किस तरह से ले रही है उसको। बिल्कुल ठीक आपने डिफ़ाइन किया और आपने कंपैरिजन भी किया अमेरिका के साथ। तो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अमेरिका में सूरत हाल क्या कंट्रोल में आई है? क्योंकि अमेरिका उन ममालिक में से है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, 72 लाख लोग मुतासर, और फिर शरह बात भी बहुत ज़्यादा रही है। तो अब इस वक्त सिचुएशन क्या है? देखें, आपके नाजरीन और सामीन के लिए मैं सिर्फ इतना बताता चलूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट एरियाज या स्टेट्स जो हैं वो इफेक्ट हुई कोरोना के वायरस की वजह से। जो एंट्री पॉइंट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ न्यूयॉर्क सिटी और न्यू जर्सी, वो काफी हद तक सबसाइड कर चुका है और एक्टिविटीज रिज्यूम हुई हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉर्मल लाइफ जो है वो रिस्टोर हो चुकी है मोर और लेस। लेकिन अभी भी तमाम SOPs और स्टैंडर्ड्स को जो है वो मलूज़ खातर रखा जा रहा है। ये कह देना कि वायरस खत्म हो गई है, ये तो खाम ख्याली और एक बिल्कुल तिफल तसल्ली के मुतरादिफ बात होगी। वायरस खत्म ना हुई है और ना होगी। वायरस को डील करने के तरीक़ेकार में इम्प्रूवमेंट और वायरस के इफेक्ट्स को बेहतर तरीके से समझा गया है, और एहतियाती तदाबीर भी उसके मुताबिक जो है वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। अमेरिका इज एन ह्यूज कंट्री, 300 मिलियन की पॉपुलेशन, इट्स वर्ल्ड इटसेल्फ, 2000 मील का स्प्रेड है, एंड इट्स लार्ज स्टेट, और टेक्सास, फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया इस वक्त ज्यादा इफेक्टेड है, और मिड वेस्ट की स्टेट्स जो है उधर इफेक्ट ज्यादा है। ईस्ट कोस्ट पे कदरे कम है, मगर ये सोसाइटी अडॉप्ट करती है। ये सोसाइटी काफी हद तक इस वायरस को डील करने में अपनी अडॉप्शन प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इतना कोरोना का जो ग्रोथ ऑन इकानमी और जो बाकी लाइफ लिबर्टी पे जो इफेक्ट था उसको भी मैनेज किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल इज आउट ऑफ वुड, लेकिन इट्स स्टेबल एंड थिंग्स आर इम्प्रूविंग। दो हजारों केसेस रोजाना रिपोर्ट होते हैं, एंड डेथ्स भी तकरीबन 700-800-900 डेथ इस वक्त भी यूनाइटेड स्टेट्स में डेली बेसिस पे रिपोर्ट होती रही हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में। तो ये सोसाइटी इज मैनेजिंग इट वेल। हमारे पाकिस्तान में यकीनन पाकिस्तान को जो है वो लोग तदरीसी निगाह से देख रहे हैं, और एनवी है पाकिस्तान का जो क्राइसिस को वेदर करना, और जिस तरीके से खान साहब की लीडरशिप में हुकूमत पाकिस्तान ने जो भी इक़दाम उठाए उस पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, मगर एक प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग कि पाकिस्तान उस होलनाक आउटकम से बहुत दूर है जो बहुत सारे पंडित और WHO के स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स पाकिस्तान के बारे में कर रहे थे। तो ये बात आज तहसीन के मुताबिक समझी जानी चाहिए, और हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज का रिकग्निशन और खराज तहसीन मिलना चाहिए कि बहुत ऐसे तरीके से कोरोना की सिचुएशन को संभाला गया है। हाँ, चलें, वैसे मैं पाकिस्तान में रहते हुए सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने बहुत कम एहतियात की है, एहतियात नहीं करते रहे, बल्कि स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग, और वो ये कहते रहे हैं कि जी कोरोना तो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे भी बहुत सारे लोगों की तादाद है।
लेकिन इसके बावजूद करम रहा है, अल्लाह का शायद ख़ास करम रहा है। ये हुकूमत की स्ट्रेटजी किसी हद तक जो थी उन्होंने बनाई तो, लेकिन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट वो भी नहीं हो पाई थी। लेकिन बहरहाल रिज़ल्ट्स अच्छे रहे, इसमें हुकूमत की भी तारीफ़ करनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए, बात तो ठीक है। आदिल इकबाल साहब, मुझे ये बताइए कि जो बिज़नेस है वो किस हद तक डिस्टर्ब हुआ है? ज़ाहिर है जब फ़्लाइट्स नहीं रहीं, जब बॉर्डर्स बंद किए गए, जब फैक्ट्रीज़ बंद रही हैं तो एक्सपोर्ट्स मुतासर हुई हैं, लोकल बिज़नेस डिस्टर्ब रहा होगा, रेस्टोरेंट्स बंद रहे हैं तो वो बिज़नेस मुतासर हुआ होगा। तो किस हद तक बिज़नेस मुतासर हुआ और कितना अब रिवाइव कर गया है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में लेने के लिए। लेकिन बिल्कुल इकॉनमी पे बहुत फर्क पड़ा है, बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, स्पेशली जो आपने बिजनेस बताया, हॉस्पिटलिटी, रेस्टोरेंट, इनमें तो बहुत ही फर्क पड़ा है। सेल्स लेवल्स बहुत गिर गए हैं, जहां पहले 100% सेल होती थी अब वो 70% डिक्रीज आई है, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्टॉप हो गई हैं। आपको जैसे कि फयाज साहब ने बताया कि कनाडा में हेल्थ केयर पे बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस ली जाती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है यहाँ पे हेल्थ केयर का कनाडा में, पूरी दुनिया से अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे जैसे ही ये सिस्टम, जैसे ही ये वेव आई, जैसे ही यहाँ पे कोरोना आया तो यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन हो गया पूरे कनाडा में। और उसमें तमाम बशमूल तमाम बिजनेसेस के जिनको उन्होंने नॉन एसेंशियल करार दे दिया कि ये बिजनेसेस बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और इनको बिल्कुल बंद कर दिया जाए, तो वो आप समझें कि बिल्कुल ही जो हमारी जो सेल्स रेवेन्यूज थे, जो हमारा ग्रोथ थी, वो सब स्टॉप हो गई। जो ग्रो कर रहे थे वो पीछे चले गए, जो बिल्कुल ही बेचारे पहले ही परेशान थे वो तो और परेशान हो गए, और कुछ तो आपको पता ही है कि बहुत सारे बिजनेसेस तो बेचारे लॉकडाउन के बाद से खुल ही नहीं सके। तो हमें इम्पैक्ट बहुत देखने को मिला है, लेकिन ये वही वाली बात है कि पूरी ही दुनिया में, पूरी ही इकोनॉमी, तमाम जगह आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि सिवाय पाकिस्तान के मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ही ये एक मसला रहा। पाकिस्तान पे अल्लाह का कोई खास करम है कि वहाँ पे जल्द से जल्द रिवाइवल हो गया और अब एक नॉर्मल जिंदगी दिख रही है। लेकिन अभी कनाडा में इवन के 400 के करीब केसेस अब आ रहे हैं, वो भी, उसको भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सेकंड वेव करार दे दिया है। तो एक इम्पैक्ट है बिजनेस पे बिल्कुल। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फयाज साहब, मुझे ये बताइए कि ओवरऑल हेल्थ फैसिलिटीज़ इस दौरान में कैसी रही हैं? ज़ाहिर है हेल्थ सिस्टम बेहतर है, बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ़ है, लेकिन क्या कोरोना के लिए ख़ास कुछ नए स्टेप्स, कुछ ख़ास इजाफी स्टेप्स उठाए गए थे? क्या वहाँ पर भी कुछ इजाफी आर्जी अस्पताल या क्वारंटाइन सेंटर्स कायम करना पड़े हुकूमत को, या जो हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं उन्होंने ही कैटर कर लिया कोरोना पेशेंट्स को भी? पहले तो मैं आपको कोविड से पहले एक जनरल आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूं जी। कनाडा में हर साल कैनेडियन गवर्नमेंट अपने शहरियों पे अपनी जीडीपी का 11.6% हेल्थ पे खर्च करती है, और जो टोटल $264 बिलियन बनते हैं, और अगर उसे आप काउंट करें पर पर्सन के हिसाब से तो $7,068 पाकिस्तानी रुपीज में 11,74,700 रुपए बनते हैं। इसका मतलब है हर कैनेडियन शहरी पे कैनेडियन गवर्नमेंट 11,74,700 रुपए उसकी हेल्थ पे हर साल खर्च करती है। अब आप कहेंगे कैनेडियन गवर्नमेंट इतनी अमीर कैसे है, ये इतने पैसे कैसे खर्च कर लेती है, हर बंदे पे 12 लाख? तो वो बेसिकली लोगों की जेब से ही जाता है। उस पर भी स्टडीज आई हैं कि लोगों की जेब से $6,604 जाते हैं। हेल्थ टैक्स कटता है, जो उनका एनुअल टैक्स जो लोग फाइल करते हैं, जाहिर है जिसकी जितनी इनकम है उस हिसाब से करते हैं। तो यहाँ का सिस्टम इतना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। जाहिर है आपका प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोग भी जिम्मेदार देख रहे होंगे और पब्लिक भी देख रही होगी। तो आप हमारी ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात करने का, आपका असद साहब, आपका और 92 न्यूज का मकसद भी यही होता है कि यहाँ से आप कोई इंस्पायरेशन लेके तो अपना सिस्टम बेहतर करें हेल्थ का, तो वो बेहतर करें। अब यहाँ पीछे एक सर्वे हुआ कनाडा में कि लोग अपने गवर्नमेंट के हेल्थ के सिस्टम से कितने % लोग खुश हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे 85% लोगों ने कहा कि हम गवर्नमेंट की हेल्थ की फैसिलिटी से हम खुश हैं। अब एक तरफ देखा जाए तो हर बंदा $6,604 सालाना टैक्स में हेल्थ के लिए पे कर रहा है, लेकिन 85% वो खुश भी है। पाकिस्तान में लोग हेल्थ सेक्टर में हेल्थ के लिए कितना टैक्स देते हैं हर साल?
आई डोंट नो वी हैव एनी स्टैटिस्टिक्स इवन अवेलेबल ओवर देयर, ठीक है। तो ये सिस्टम इन्होंने इतना खूबसूरत बनाया हुआ है कि पैसा आपका ही है, लेकिन वो कलेक्ट किस तरह होता है आपको फील पे नहीं होता, लेकिन आप पे खर्च होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये वो एतमाद देना है कैनेडियन गवर्नमेंट ने दिया हुआ है अपनी पब्लिक को कि यहाँ उस तरह आपको पैनिकिंग सिचुएशन नहीं मिली जिस तरह बाकी दुनिया में थी। हमारा प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो 13 मार्च को टेलीविजन पे आया, उसने स्पीच की, पहली स्पीच थी उसकी मिसेज जो है सूफी ट्रूडो, उसको कोविड पॉजिटिव आया, उसने स्पीच की और उसने बताया कि मेरी वाइफ को हो गया है और ये दुनिया में फैल रहा है और आज से हम लॉकडाउन कर रहे हैं, लोग केयरफुल हो जाएं, बाहर ना निकलें। और लोगों ने उसकी स्पीच को इसी तरह लिया जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को लेना चाहिए। वो लिबरल पार्टी से है, किसी ने नहीं कहा कि जी कंजर्वेटिव वाले इसकी बात नहीं मानेंगे, एनडीपी नहीं मानेगी, ग्रीन पार्टी नहीं मानेगी, सियासत नहीं हुई। मतलब जो आपका एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसकी बात को पूरी कौम ने, अपनी कौम की एक कलेक्टिव डिसीजन ले लिया कि हाँ बाहर नहीं निकलना, और लोग बाहर नहीं निकले। लोग फिर गवर्नमेंट ने किस तरह सपोर्ट किया कि हर बंदे को जो अर्निंग हैंड था, जिसकी अर्निंग इफेक्ट हुई, और ऑलमोस्ट 100% लोगों की इफेक्ट हुई, जाहिर है सिवाय एसेंशियल वर्कर्स के कोई बंदा जॉब पे नहीं जा रहा था। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने $2000 पर पर्सन पर अर्निंग हैंड पर मंथ फॉर 4 वीक लोगों को देने शुरू कर दिए, एंड दे आर गिविंग इट फ्रॉम लास्ट 7 मंथ। इसका मतलब है हर कैनेडियन बंदे की जेब में $14,000 गवर्नमेंट ने डाल दिया हर अर्निंग हैंड के। अगर एक घर में 2 बंदे कमा रहे हैं तो उनको 2000 हस्बैंड को, 2000 वाइफ को, और अगर उनका बच्चा भी 15 साल से ज्यादा उसकी एज है और वो भी कमा रहा था और उसकी भी इनकम भी इफेक्ट हुई है तो उसको भी $2000 कैनेडियन गवर्नमेंट ने दे दिए। तो ये जो एतमाद लोगों का होता है ना कि हाँ कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट हमारे पीछे है, अगर ये एतमाद वहां भी आ जाए तो फिर लोग भी गवर्नमेंट की बात को सुने और इसी तरह फिर वहाँ केयरफुल हों, और वो डिनाइल स्टेट जो आप कह रहे थे उसमें फिर शायद लोग ना जाएं। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, मुझे ये बताइए कि जो अमेरिकन सोसाइटी है या जो पीपल हैं उनका रवैया टुवर्ड्स द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट क्या रहा, कैसे रिस्पॉन्ड किया गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, और आप क्या समझते हैं अमेरिका में कोविड के ज़्यादा फैलने की वजूहात क्या हैं? इंतज़ामिया की नाकामी है, पॉपुलेशन का ज़्यादा होना है, या लोगों का केयरलेसनेस उनकी तरफ से इस किस्म का बिहेवियर? आपके ख्याल में वजह क्या है? पहली चीज ये है कि जो एटीट्यूड, ह्यूमन एटीट्यूड है वो लिबरल एंड फ्रीडम ओरिएंटेड सोसाइटी में राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल इतने एक्सरसाइज किए जाते हैं कि मेंटल एटीट्यूड के देर पे कोई किसी किस्म की कदम कोई लगाए उसके बरअक्स एक बिहेवियर होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे प्रोटेस्ट भी नहीं रुके। अगर कोई ब्लैक लाइव्स मैटर के जो प्रोटेस्ट प्रोसेस था तो वो कोरोना के मिडिल में जो है वो प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, और एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो एक बहुत बड़ी कॉज मैं समझूंगा कि एक तो वो फैक्टर डेफिनेटली है जिसकी वजह से कोविड का फैलाव अमेरिका में काफी तेजी से हुआ। जहां जिन स्टेट में भी उसका इफेक्ट हुआ उसमें वो एक फैक्टर समझा जाना चाहिए। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेटिवली सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो यहाँ पे डिवॉल्व सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। तो हर स्टेट का अपना एक पब्लिक हेल्थ डोमेन और उसके लेजिस्लेटिव राइट्स और उसकी गवर्नेंस की फ्रीडम जो है, अगेन वो लाजिम नहीं है कि वो दूसरी एडजेसेंट स्टेट या फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो है वो हम आहंग हो। तो वो डिस्कनेक्ट भी हमें महसूस हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट अगर एक चीज एक तरीके से कर रही है तो स्टेट, किसी स्टेट में गवर्नर अपने कन्वीनियंस और अपने इलेक्टोरल और अपनी पॉलिटिक्स और अपनी मारूजी हालात के मुताबिक फैसले कर रहा है। तो इस वजह से अमेरिका में एक पीसमील इंक्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ कोविड-19 नजर आया। पहले ईस्ट कोस्ट में हिट हुआ तो
गवर्नर कोमो और न्यूयॉर्क स्टेट ने उसको जिस तरीके से मैनेज किया, न्यू जर्सी के गवर्नर ने मैनेज किया, और उस वक्त जो है वो फ्लोरिडा में और टेक्सास में जो है वो तमाम एक्टिविटीज नॉर्मल हो रही थी। एंड कोई उस तरह की ये समझा जा रहा था कि ये तो न्यूयॉर्क के लिए ही शायद रहेगी। तो what it is कि it's a personal freedom, autonomy and the governance structure और system and healthcare delivery का जो public health का जो system है वो इतना devolved और decentralized है। मेरा ये ख्याल है कि वो इसमें जो है वो एक फैक्टर बना। सेंट्रलाइज चीज कोई नहीं है, ना डिलीवरी ऑफ गाइडलाइन सीडीसी की अगर है तो उसको प्रोविंसेस और स्टेट्स जो है उन्होंने मनोवन उस तरीके से उसको फॉलो नहीं किया। सो नेवर विद कंक्लूसिविटी, मगर एक चीज जरूर है कि अमेरिकन सोसाइटी, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान की विजन से देखता हूँ अमेरिका को। मैं देख रहा हूँ कि हम बहुत वो देखते हैं कि जी अमेरिका में तबाही हो गई, वो बहुत मिसमैनेज हो गया। दिस इज अंडरस्टूड, but this is pretty standard here to adopt around difficult challenges. ये societies, developed societies हैं, ये अपनी कोताहियां और नेग्लिजेंस को very quickly revisit करती हैं और उसके बारे में जो अडॉप्शन करनी चाहिए वो भी बहुत जल्दी अपने आप को। तो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, अभी कितने केसेस डेली आ रहे हैं अमेरिका में? अभी इस वक्त जो मेरे नॉलेज में लास्ट था कि कोई 700-750 डेथ थी इन लास्ट 2 days, जो मेरा स्टैटिस्टिक्स मैंने देखा था फॉर द डे के हिसाब से। आफ्टर इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स इज द सेकंड हाईएस्ट एज फार एज द इंसिडेंस ऑफ वायरस इज कंसर्न। बिल्कुल मौजूद है और इट्स इफेक्टिंग मोर इन द साउथ वेस्ट एंड मिड वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में जो है उसका इफेक्ट ज्यादा है। तो it's not gone anywhere, it's there, it's affecting every aspect of life। मगर जो मैसेज होम मैं अपने भाइयों को और पाकिस्तानी दोस्तों को देना चाहता हूँ कि ये नहीं अज्यूम करना चाहिए या ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि जो है वो ऑल इज वेल। हमें अपने आप को एडजस्ट करने की सलाहियत अपने अंदर भी पैदा करनी चाहिए और अपने सिस्टम को अडॉप्शन की तरफ जो है वो क्विक रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, एक छोटा सा के साथ जी बिल्कुल सही है। परसेप्शन भी हमें नहीं रखना चाहिए कि अमेरिका में बड़ी तबाही हो गई है। मुझे 2 महीने हो गए अमेरिका आए हुए। अमेरिका में लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम एंड लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद इट्स प्रीटी डिसेंटली फंक्शनिंग सोसाइटी। ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शंस भी हो रहे हैं, पॉलिटिक्स भी चल रही है। हाँ बिल्कुल, इलेक्शंस से मुतालिक मेरा सवाल था आपसे अगला। मैं इलेक्शंस के बारे में जानना चाहूँगा कि इलेक्शंस किस तरह से डिफरेंट माहौल में होगा और क्या इलेक्शन कैंपेन्स और चीज़ें डिस्टर्ब होने की उम्मीद तो नहीं है। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कनाडा और अमेरिका में जो कोविड के केसेस हैं और इस वक्त सूरत हाल किस तरह से उसने इफ़ेक्ट किया है लाइफ को और क्या चीज़ें रूटीन में आ रही हैं। आदिल इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आदिल इकबाल साहब, मुझे ये बताइए, अभी फ़याज़ साहब बड़ी डिटेल से बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने किस तरह से कंपनसेट किया उन लोगों को जो कुछ ना कुछ मंथली अर्न कर रहे थे। ये $2000 वो बता रहे थे कि दिया गया। क्या ये उन लोगों को था जो जॉब होल्डर्स थे या वो लोग भी जो बिज़नेस कर रहे थे उनको भी दिया गया? और वो लोग जो कि कैनेडियन नेशनल नहीं हैं उन लोगों को भी क्या किसी तरह से फैसिलिटेट किया गया है, एकोमोडेट किया गया है? देखें, यहाँ पे जो कैनेडियन नेशनल्स नहीं हैं उनको तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इन्होंने बेनिफिट्स अनाउंस किए थे।
जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है जो वर्क परमिट पे आए हुए थे, उन सबके लिए भी कनाडा गवर्नमेंट ने बेनिफिट अनाउंस किए थे। जो इन्होंने ये कैनेडियन इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट का जो अनाउंसमेंट की थी, ये बेसिकली ये उन लोगों के लिए था जिनकी जॉब्स चली गई थी ड्यूरिंग दिस कोरोना इम्पैक्ट। आपको पता है कि सबसे ज्यादा जॉब्स जो है वो इस टाइम में गई। लोगों को बिजनेसेस बिल्कुल लॉकडाउन थे, तो बिजनेसेस वालों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सिवाय ले ऑफ करने के। तो जब ये बहुत सारे ले ऑफ हुए तो उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने बेस्ड ऑन जॉब लॉसेस ये एक स्कीम निकाली और हर बंदे को $2,000 देना शुरू कर दिए। एज फार एज बिजनेसेस के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने उसके लिए भी कोशिश की। जैसे बिजनेसेस को उन्होंने लोन्स दिए, 40,000 का लोन सारे बिजनेसेस को उन्होंने दिया कि आप ये लें और अपनी बिजनेस को रिवाइव करें। उन्होंने बिजनेसेस में जो लोग जिनके बिजनेसेस चल रहे थे लेकिन सेल्स में डिक्रीज था, उनके लिए उन्होंने बेस सब्सिडी अनाउंस की कि जो भी कैनेडियन अपने मतलब जॉब पे किसी को ना निकाले, बल्कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो भी आप पेरोल पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट सब्सिडी आपको दे रही थी जी। फिर यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा प्रोग्राम था, क्योंकि इसमें उन्होंने लैंडलॉर्ड को ये अथॉरिटी दी थी कि वो अगर चाहे तो वो एक रेंट रिलीफ प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं और उसकी वजह से जो बिजनेस ओनर्स हैं वो अपना रेंट 50% गवर्नमेंट पे करती है उस प्रोग्राम में। इसमें इशू ये था कि बहुत सारे लैंडलॉर्ड जो थे, क्योंकि उनको 25% छोड़ना पड़ रहा था, तो वो प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत सारे कुछ लोग जो कि रीजनेबल थे वो चले भी गए, कुछ लोग नहीं गए। तो ये थोड़ा सा रहा यहाँ पे एक तरीके से डिस्प्यूट रहा कनाडा में कि ये प्रोग्राम अच्छा है कि बुरा है। बट ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो कर सकती है और कर सकती थी। आपको पता है कि इंसान तो हमेशा डू मोर और मोर जाता रहता है, वो तो आपको पता है कभी खत्म नहीं होती बात। लेकिन जितने हद तक इन्होंने किया, जितने हद तक कोशिश की, तो आई थिंक कि कोशिश इनकी पूरी थी कि रिवाइव की जाए इकोनॉमी, हेल्प किया जाए बिजनेस को। और अभी भी जो लास्ट टाइम भी इन्होंने जो बेस सब्सिडी प्रोग्राम है ये भी समर तक बढ़ा दिया, क्योंकि कोरोना का इम्पैक्ट सबसे जो बुरी बात है वो ये है कि अभी तक कोई अनसर्टेनिटी है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कब तक ये प्रोग्राम, कब तक ये जो कोविड-19 है ये कंटिन्यू करेगा। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती, तो जब तक कोई हम ये नहीं बता देते कि वैक्सीन आ गई है मार्केट में और अब ये उसको हम फाइट कर पा रहे हैं वैक्सीन से, उस वक्त तक ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। और जैसे कि समर तक अब हो गया, पहले हम समझ रहे थे कि 2020 के एंड तक ये चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अब फिर विंटर सीजन शुरू हो गया है। फिर सुन रहे हैं कि विंटर सीजन में कोरोना के अंदर एक अजीब सी ताकत है कि वो उसमें ज्यादा आ जाती है, खड़ी हो जाती है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी इस पे व्यूज हैं, तो कुछ भी अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न, जो कि उन्होंने हेल्प की है बिजनेसेस को, ये 2000 वाला तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने उसके बदले दूसरी चीजों में बिजनेसेस को हेल्प की है। ये सब्सिडी अनाउंस की है, लोन अनाउंस किए हैं, रेंट रिलीफ अनाउंस किया है। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आपने अभी अगरचे पहले बताया था कि किस तरह से गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, लेकिन और क्या स्टेप्स लिए गए हैं ताकि लोगों का की अर्निंग्स जो मुतासर हुई हैं, ख़ासतौर पर उनके हवाले से जो कैनेडियन नेशनल नहीं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज से वहाँ पर आए हुए हैं, और ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों के हवाले से पूछना चाहूँगा कि किस हद तक उनको नॉर्मल रखा जा सका है। अच्छा, आपके पिछले क्वेश्चन में मैं भूल गया था, आपने हॉस्पिटल्स के बारे में पूछा था जी। मैं पहले वो कर दूं बता जी। लोग सुनने वाले कहेंगे कि वो आप क्वेश्चन और मैं जवाब गोल करके हूँ जी, तो वो क्लियर होता जाए साथ साथ, फिर इस पे आ जाते हैं जी। हॉस्पिटल्स में यहाँ अगर देखें, अब वो ऐसा ना हो कि आप वो पिछले वाला बता के और ये वाला गोल कर जाए, तो ये दोनों बता नहीं बोलूँगा आप करा दीजिएगा जी। सही है। परसों मैं एक हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा था, यहाँ ओकविल एक टाउन है, उसमें नया एक हॉस्पिटल बना है और एक सड़क के एक तरफ नया हॉस्पिटल बना है बहुत बड़ा, और दूसरी तरफ नॉर्मल बिजनेस था जिस तरह रूटीन में होता है। तो मैंने सोचा कि अगर पाकिस्तान में इस तरह कोई हॉस्पिटल बनता, तो जो ही हॉस्पिटल अभी बनना शुरू होना था, तो सामने सबसे पहले क्या बनना था, उसकी दूसरी तरफ रोड पे डी वाटसन केमिस्ट, शाहीन केमिस्ट, और इस तरह के वो जितने हमारे वहाँ चेन्स हैं, नजर ब्रदर्स, दिस एंड दैट केमिस्ट, और लेबोरेटरीज, लैब्स एक लाइन लग जानी थी। एक तरफ गवर्नमेंट फैसिलिटी अनाउंस करती है, दूसरी तरफ कारोबार शुरू हो जाता है। यहाँ यकीन माने हॉस्पिटल के इर्द गिर्द आपको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी। अगर कुछ है भी
तो वो इस तरह कर रहे हैं कि उनको वो कोई आपकी जेब काटने के पीछे नहीं है। गवर्नमेंट के अपने सिस्टम्स हैं, आप उनके पास अगर लैब में कोई चीज कराने जाते हैं टेस्ट, तो वो उनको पता है कि आपके कितने % आपने पे करना है एज ए सिटीजन एंड कितने % गवर्नमेंट में उसने कंट्रीब्यूट करना है। तो हर कोई कामली एंड क्वाइटली अपना बिजनेस कर रहा है। हॉस्पिटल्स में यहाँ रूटीन में भी ये होता है कि आप इमरजेंसी में अगर चला जाए कोई बंदा, तो इमरजेंसी में 100% गवर्नमेंट कवर करती है आपके एक्सपेंसेस को, चाहे आप यहाँ कैनेडियन सिटीजन हैं नहीं है, चाहे आपके पास पेपर भी नहीं है, आप इलीगल भी कनाडा में फिर रहे हैं। पहले तो यहाँ इलीगल है ही बहुत कम बंदा, कोई होगा ही नहीं शायद, बहुत कम होंगे। अब कैनेडियन इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट जो था 2000 पर मंथ, वो सिर्फ कैनेडियन सिटीजन और रेजिडेंट्स को ही नहीं दिया गया, बल्कि जो प्रोटेक्टेड पर्सन होते हैं, जो यहाँ के असाइलम अप्लाई करते हैं, उनको कुछ अरसे बाद प्रोटेक्टेड पर्सन का स्टेटस मिल जाता है, उनको भी वो मिला। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, गवर्नमेंट ने उन्हें भी दिया। जो लोग यहाँ वर्क परमिट पे आए थे उन्हें भी गवर्नमेंट ने दिया वो कैनेडियन इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट। अब ये सेकंड वेव के नतीजे में, और ये एक तासर है कि शायद ये लोग अभी तक वापस बिजनेसेस बहाल नहीं हुए, जॉब्स पे नहीं आए, तो गवर्नमेंट ने कैनेडियन इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट को कैनेडियन रिस्पांस बेनिफिट में कन्वर्ट कर दिया है। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड फॉर नेक्स्ट 26 वीक लोगों को $400 से लेकर $573 पर वीक लोगों को गवर्नमेंट अभी ये देगी। तो ये गवर्नमेंट जो है, दे आर आफ्टर दैट, गवर्नमेंट अगर एक तरफ से कोविड सर उठा रहा है, तो गवर्नमेंट भी साथ साथ अपने जो उनके प्लान्स हैं वो एक्सटेंड करते जा रही है। लोगों को ये एहसास नहीं होने दे रही कि हम आपके पीछे नहीं हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ खड़े हैं। जिस तरह आदिल साहब ने भी बताया, बिजनेसेस को गवर्नमेंट ने यहाँ इतना प्रोटेक्ट किया है, अगर गवर्नमेंट ना करती तो यकीन माने बहुत बुरा हाल होना था। 75% इनकी वेज की सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने। इन्हें हर बिजनेसमैन को 40,000 गवर्नमेंट ने लोन दिया, जिसमें से 10,000 इन्होंने वापस नहीं करना, 30,000 इन्होंने वापस करना है, और वो भी 2 साल बाद। और अगर उसके बाद वो वापस नहीं करेंगे तो फिर उनपे मामूली सा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। इसी तरह और जो ये आदिल साहब बता रहे थे, ये सारे प्लान गवर्नमेंट के इन प्लेस हैं और बिल्कुल फ्री एंड फेयरली लोगों को मिल रहे हैं। आपको किसी MNA से, किसी MPA से, जो यहाँ MP कहते हैं हम, उनसे कहीं से रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू गो ऑनलाइन एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर योर बेनिफिट एंड यू विल गेट इट राइट अवे। एक और आपको बताता चलूं, क्योंकि आपके गवर्नमेंट के लोग सुन रहे होते हैं, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत देखा जाता है जी। बेसिक जो लोगों का एक आपने उनका ट्रस्ट और एतमाद और यकीन उनका बहाल करना है, उसके लिए यू नीड टू डेवलप अ सिस्टम। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, वो उन्होंने होमलेस पीपल के लिए शेल्टर होम्स बना दिए, अच्छी बात है। जॉबलेस लोगों के लिए उन्होंने जॉब के लिए वो एक जॉब बैंक पोर्टल वो शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स के लिए अभी स्कॉलरशिप शुरू कर दी है, अच्छी बात है। जिन लोगों ने खाना नहीं खाया उनके लिए दस्तरखान खोल दिए, अच्छी बात है। ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन कनाडा में क्या है, कनाडा में और पाकिस्तान में डिफरेंस क्या है? यहाँ 100% लोगों को टैक्स फाइल करना होता है। इवन इफ यू हैव अ जीरो इनकम यू हैव टू फाइल द टैक्स। अब अगर पाकिस्तान में भी हर बंदा टैक्स फाइल करने पर मजबूर कर दिया जाए कि आपकी जीरो इनकम है, जीरो लिख के फाइल कर दें, गवर्नमेंट के सिस्टम में चला गया कि कौन बंदा जीरो इनकम वाला है, कौन 10,000 कमा रहा है, कौन 10 लाख कमा रहा है, कौन 10 करोड़ कमा रहा है। फिर गवर्नमेंट के ये जितने बेनिफिट इमरान खान साहब अनाउंस कर रहे हैं, वो उसी हिसाब से गवर्नमेंट के पास खुद रिकॉर्ड होगा, उसको पता होगा कौन डिजर्व करता है, कौन डिजर्व नहीं करता। लेकिन वो हमारे यहाँ तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से तो लोग डरते हैं, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं होना चाहते ना। वो चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट के उस पे जो है वो रडार पे ना आ जाऊं कहीं। यहाँ पर सबसे बड़ा खौफ ही है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ टैक्स फाइल करना मस्ट कर दे हर शहरी के लिए, तो आपको अपना ज़कात का डिपार्टमेंट खोल के रखने की जरूरत नहीं है, आपको वो बंद कर सकते हैं आप। आपको उशर का डिपार्टमेंट है, ज़कात का डिपार्टमेंट है, और ये बैतुल माल है, और फलां वो एहसास प्रोग्राम और फलां प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम आप बंद कर दें। सिर्फ आप लोगों से टैक्स लेना शुरू कर दें, और हर बंदे की, हर फैमिली का जो इनकम का स्टेटस है उनका, उस हिसाब से उन्हें आप बेनिफिट देना शुरू कर दें। तो ये बेसिक चीज है जो यहाँ होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बच्चा पैदा होता है जो ही कनाडा में, तो चाइल्ड टैक्स बेनिफिट जो है उसके पेरेंट्स को मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं बच्चा आ गया इस दुनिया में, कैनेडियन सिटीजन है, कनाडा में आ गया, इसकी बड़ी मेहरबानी, इसने हमारी पॉपुलेशन में एक बंदे का इजाफा कर दिया है।
तो अब इस बच्चे की नर्सिंग में, इस बच्चे की तालीम और तरबियत पे गवर्नमेंट का, पेरेंट्स का खर्च होगा, तो गवर्नमेंट उसे चाइल्ड टैक्स बेनिफिट पहले दिन से देना उसके पेरेंट्स को शुरू कर देती है। अगर उसके पेरेंट्स कुछ उसकी एजुकेशन के लिए सेविंग करते हैं तो उसके लिए रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग प्लान है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कहती है आप $100 रखते हैं, हम $20 हम साथ डाल देते हैं, $25 हम डाल देते हैं। गवर्नमेंट आपको मैचिंग ग्रांट देना शुरू कर देती है। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ आप एक्सरसाइज पे, फिटनेस पे या एक्सकर्शन पे बच्चों को आप ट्रिप पे लेके जाते हैं, आपने बच्चों का YMCA में या किसी फिटनेस सेंटर में आपने एडमिशन कराया हुआ है और आपका मंथली उनके बच्चों की फिटनेस पे वहाँ आपका इतना खर्च होता है। आप साल के एंड पे जब टैक्स फाइल करते हैं तो आप बताते हैं अपने अकाउंटेंट को कि मैंने बच्चों की और अपनी वाइफ की, अपनी मिसेज की, अपने पेरेंट्स की फिटनेस पे मैंने इतने पैसे खर्च किए, आपको उसका टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। अभी मैं आपको लेटेस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ अर्सा पहले यहाँ ये हुआ कि गवर्नमेंट के पास स्टडीज आई कि लोग जो है अमेरिका की तरह कनाडा में भी मोटापे का शिकार हो रहे हैं। तो उसका हल इन्होंने ये सोचा, इन्होंने कहा कि आप कोई भी बंदा उसकी अपने कद और उम्र के हिसाब से उसका जो वजन होना चाहिए, अगर उसमें उसका 20 पाउंड ज्यादा वजन है तो वो पर्सन, दैट पर्सन कैन वॉक इनटू एनी फिटनेस सेंटर और फिटनेस सेंटर के मैनेजर को जाके बता दे कि ये मेरा नाम है, ये मेरा पता है और ये मेरी उम्र है, ये मेरी एज है, ये मेरा वजन है। अगर तो उसका एज और कद के लिहाज से उसकी 20 पाउंड ज्यादा है उसका वजन, तो उसे राइट अवे गवर्नमेंट के फिटनेस प्लान में उसे वहाँ एडमिशन मिल जाएगा उस फिटनेस सेंटर में, और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा $2,800 राइटली ट्रांसफर कर देगी उस फिटनेस सेंटर के अकाउंट में। और वो $2,800 अगले 1 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पर्सनल फिटनेस जो वहाँ एडवाइजर होगा वो आपके साथ काम करेगा और वो आपका वजन कम करने में हेल्प करेगा। गवर्नमेंट ने ये क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये हार्ट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, स्ट्रोक के प्रॉब्लम हो रहे हैं और इस तरह के सीवियर जो केसेस है उसमें 100% गवर्नमेंट ने आपको फ्री ट्रीटमेंट देना है। उन्होंने कहा कि जब ये बंदा हार्ट पकड़ के हमारे पास आ जाता है या स्ट्रोक की वजह से आ जाता है या अल्लाह ना करे कैंसर या और किसी सीवियर बीमारी की वजह से आ जाता है, तब भी तो खर्च करेंगे लाखों, फिर हमें लाखों डॉलर उस पर खर्च करने पड़ते हैं। तो उससे बेहतर है हम लोगों की ये ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है, मोटापे का, इसे ही कंट्रोल कर लें। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर कुछ करना चाहती है तो उन्हें रूट काजेज देखने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत कीमती मालूमात आपने दी और बड़ा अच्छा कंपैरिजन आपने किया है। लेकिन देखें ना, वहाँ पर अब आप कंपैरिजन आप कर रहे हैं तो मैं भी एक छोटा सा कर देता हूँ कि वहाँ पर अब कोई शख्स अपने आप जाली कागजात बनवा के अपना वेट, ओवर वेट अपने आप को शो करके वो $2,800 जिम के साथ या किसी फिटनेस सेंटर के साथ मिली भगत से वो $2,800 हासिल करने का कोई फार्मूला नहीं लगाएगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर होता है या कई हमारे जैसे मुल्कों में ये मसाइल हैं। एनीवे, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, मुझे आखिर में ये बताइए कि आप अमेरिकन इलेक्शंस जो हैं उसकी कैंपेन्स को डिस्टर्ब होता हुआ या इलेक्शन का, जाहिर है फ़र्क तो पड़ेगा, जैसे पहले इलेक्शन होते हैं उस तरह से तो नहीं हो पाएंगे, कुछ ना कुछ फ़र्क होगा, कितना आपकी डिफरेंट देख रहे हैं इस मरतबा? देखिए, पहला फर्क तो ये हो चुका है कि नॉर्मली इलेक्शंस में यहाँ पार्टीज अपना कन्वेंशन करती होती हैं। जी हाँ, हजारों डेलीगेट्स की पार्टिसिपेशन होती है और वो एक फाउंडेशनल इवेंट्स होते हैं इलेक्शन की कैंपेन में जाने के लिए। तो वो वर्चुअल कन्वेंशन हुए हैं इस दफा। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप साहब ने फिर भी कोई पब्लिक इंटरेक्शन किए हैं, लेकिन लार्जली वो फेज जो है वो फीका रहा कोरोना की वजह से। अब उसके बाद मोस्टली टेली वीडियो एंड वर्चुअल एक्टिविटी है और एजुकेटेड पॉपुलेशन है एंड वेरियस इन्फ्लुएंस ग्रुप्स जो हैं, जो सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, पॉलिटिकली कॉन्शियस जो कंपोनेंट है इस माशरे का, वो फेयरली ट्यून्ड होता है टू द इश्यूज एंड द टाइमलाइन। तो लार्जली इट इज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया बीइंग यूटिलाइज्ड टू एडवांस द कैंडिडेट्स एंड द डिबेट्स शुरू हो जाएंगी। तो अगले 6 हफ्ते में जो है वो ये सारी चीज सामने कन्वर्ट करेगी थ्रू दी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सही है, ये सूरत हाल। राइट सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया फयाज विलाना साहब, आदिल इकबाल साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया शिरकत करने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।